साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में कुछ सवाल हैं, उन सवाल के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल तो यह है, सर्विस 15 साल से कम है और डिसेबिलिटी एक्सेप्ट की गई है फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में NANA यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू सर्विस। क्या ऐसे में कोई पेंशन मिलेगी? इसके दो जवाब हैं। 15 साल से कम सर्विस है लेकिन 10 साल हो चुकी है, ऐसे में डिसेबिलिटी अगर नाना है तो आपको इनवैलिड पेंशन लागू है। दूसरा जवाब, सर्विस 10 साल से भी कम है और डिसेबिलिटी नाना है और डॉक्टर की तरफ से ये रिकमेंड किया गया है कि आप अनफिट फॉर मिलिट्री ड्यूटीज एंड अनफिट फॉर सिविल री एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं, तो भी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। और तीसरा जवाब है, सर्विस 10 साल से भी कम है, डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू है, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ अनफिट फॉर मिलिट्री ड्यूटीज लिखा है लेकिन फिट फॉर सिविल री एम्प्लॉयमेंट लिखा है, तो आपको किसी प्रकार की पेंशन नहीं देगी। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है। अब बहुत से लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि ये जो क्लॉज था 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस वाला, ये क्लॉज हटा दिया गया है 4 जनवरी 2019 से। 16 जुलाई 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से लेटर जारी हुआ था जिसमें इस क्लॉज को हटाया गया था और ये क्लॉज भी हटा दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि जो अनफिट फॉर सिविल री एम्प्लॉयमेंट और अनफिट फॉर मिलिट्री ड्यूटीज जो लिखा था इस लेटर में, उस क्लॉज को भी कोर्ट की तरफ से हटा दिया गया है। ये बात भी सही है, कोर्ट केस हुए थे और इस क्लॉज को भी हटाया है, लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं है। जो लोग कोर्ट केस करेंगे और उनके फेवर में फैसला आएगा तभी उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। तो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ। 15 साल से कम सर्विस अगर है और डिसेबिलिटी अगर नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू है तो किस प्रकार की पेंशन आपको मिलेगी। अब डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू है या एग्रावेटेड टू है, 15 साल से कम सर्विस है, ऐसे में आपको क्या मिलेगा? ऐसे में आपको इंपेयरमेंट रिलीफ लागू होता है, या फिर वो भी किस कंडीशन में लागू होता है? अगर आपका इनवैलिड मेडिकल बोर्ड करके आपको इनवैलिड मेडिकल आउट किया है तो उसमें परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भले ही 5% है लेकिन आपको वो 20% एक्सेप्ट की जाएगी और राउंड ऑफ करके 50% मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उस जजमेंट के मुताबिक एट्रीब्यूटेबल टू डिसेबिलिटी है और भले ही 5% है तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, जो कि अब इंपेयरमेंट रिलीफ हो गया है। लेकिन रिलीज मेडिकल बोर्ड में शर्तें अलग हैं। उसके लिए आपको 20% मिनिमम डिसेबिलिटी चाहिए और एट्रीब्यूटेबल टू एग्रावेटेड टू होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, किसी की एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो क्या हर डिसेबिलिटी के लिए उनको अलग अलग डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? क्या अलग अलग इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा? तो इसका जवाब है, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी भी डिसेबिलिटी है उन सब की परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका एक एवरेज निकाला जाएगा कि आपका टोटल एवरेज कितना बैठ रहा है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी का। उस एवरेज के हिसाब से आपको जो भी एप्लीकेबल होगा डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ या डिसेबिलिटी एलिमेंट, वो आपको दिया जाएगा। कंडीशन क्या है? एट्रीब्यूटेबल टू होनी चाहिए या एग्रावेटेड टू होनी चाहिए।
तो दोस्तों ये कुछ एक सवाल थे जो लोग अक्सर कमेंट कर रहे थे, तो उम्मीद करते हैं आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए शेल्टर अपॉइंटमेंट, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड, आरएमबी, आईएमबी, विलिंग, अनविलिंग, इन सब से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।